हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 9वीं में एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, पिछला अध्याय समाप्त हो चुका है, गति। तो आज हम विज्ञान में अध्याय 6 पढ़ने जा रहे हैं, बल और गति। बल और गति कहने का अर्थ होता है कि बल लगाने से, ठीक है, और बल क्या है और उससे गति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने गति को पढ़ा, गति के प्रकार पढ़ा, गति का समीकरण पढ़ा। तो इस वीडियोज में आज हम गति पर बल का क्या प्रभाव होता है, वस्तुएं गति क्यों करती है, किस प्रकार करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी चीज़ें पढ़ेंगे कि गति के कितने प्रकार हैं। हमने इससे पहले वाले अध्याय में गति के समीकरण के बारे में पढ़ा था। तो आज हम गति के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और गति कितने प्रकार की होती है और बल उसे किस प्रकार से प्रभावित करता है और दोनों का संबंध क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले परिचय। जब भी हम किसी वस्तु को गति प्रदान करते हैं, जैसे कि पेंसिल का प्रयोग लिखने में करते हैं या फिर हम चलते हैं, तो हम बल का प्रयोग करते हैं। बिना बल के हम चल नहीं सकते। जरा सोचिए कि कितने बार हम कागज को खो देंगे और जड़त्व का स्थिर नहीं रखता। तो कहने का उद्देश्य यही है कि इस पाठ के अंत तक अब बहुत सारी चीज़ों में सीखने में। तो बल को परिभाषित करना, दूसरा संतुलित और असंतुलित बल में भेद, तीसरा न्यूटन की गति को समझाना, वस्तु द्वारा लगाया गया बल तथा उसकी गति की अवस्था में संबंध ज्ञात करना। मैंने पहले ही आपको बताया था कि वस्तु में बल लगाकर हम उसकी गति में परिवर्तन करते हैं, और संवेग संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले बल आता है। बॉलर जब बॉल करता है क्रिकेट में और बैट्समैन उसे मारता है और फील्डर जब उस गेंद को पकड़ता है, तो इससे क्या सिद्ध होता है। इस प्रयोग से 3 चीज़ें हुई। तो बदलाव, बल कोई भी प्रभाव होता है जो किसी वस्तु की गति, दिशा या उसके आकार में परिवर्तन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर। और बल एक सदिश राशि। बल 2 प्रकार की होती है, संतुलित बल और असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर 2 लोग एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, तो वस्तु जहाँ पर है वहीं पर स्थिर रहता है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। और दोनों के बल बराबर होंगे तो वस्तु न दाएं तरफ जाएगी ना ही बाएं तरफ। असंतुलित बल। असंतुलित बल में कहने का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति बल लगाता है तो दूसरी तरफ बल नहीं लगता, जिसके कारण एक उसके द्वारा लगाया गया बल अधिक हो जाता है और वस्तु क्या होता है, अपनी गति में परिवर्तन करता है। तो ये असंतुलित बल है। तो सबसे पहले आता है न्यूटन के प्रथम नियम गति का। स्वतः गति नहीं करती, बल्कि वह विरामावस्था तब तक परिवर्तित नहीं हो जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मेज में एक बुक रखी तो रखी ही रहेगी जब तक कि हम उस पर बल लगाते नहीं हैं, उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रखते। ठीक है, जब इसे मारेंगे तभी तो आगे जाएगा ये। ठीक है, हॉकी में जैसे बॉल को मारा जाता है। ठीक, तो जब तक ये किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि हम उस पर बल नहीं लगाएंगे। तो जैसे कि मोटर में अचानक चलती है तो यांत्रिक जड़त्व के पीछे के कारण क्या हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी शरीर क्या रहता है, गतिमान रहता है और स्थिर अवस्था में रहता है, और जैसी गति करना शुरू करता है शरीर पीछे की ओर झुक जाता है, जिसके कारण विरामावस्था एक गतिमान परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है और हमेशा वो पीछे की ओर झुक जाता है। ये हम दैनिक जीवन में प्रथम उपयोग देखते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जड़त्व कहने का अर्थ होता है कि जो गति का विरोध करता है, और द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना
अधिक होगा और अचानक हम गाड़ी को रोकते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी के लिए तो सेफ्टी बेल्ट बांधा जाता है। ठीक। दूसरा नियम है, कौन सा? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की दिशा से उत्पन्न त्वरण के सीधे समानुपाती होता है। ठीक। उस वस्तु पर अगर कोई बल लगाते हैं तो उसकी दिशा और द्रव्यमान की क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब F इक्वल टू एम इंटू ए। एफ बल है, एम उसका द्रव्यमान है और ए उसका त्वरण। पिछले अध्याय में मैंने त्वरण के बारे में बताया था। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 सेंटीमीटर की त्वरण उत्पन्न होता है, तो वह उसके लगाए गए बल के बराबर होता है। तो इस प्रकार फिर न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी क्या होता है? सिद्ध होता है और इसे हम इस प्रकार से व्यक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक अगर बोलो तो किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। ठीक। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु में 0.5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए हम बल की गणना करेंगे। तो कैसे करोगे? तो F इक्वल टू कितना होता है? m इंटू ए। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण तो बराबर कितना है? 500 न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर का बल लगाना पड़ता है। अब न्यूटन की गति का नियम का दूसरे, जैसे क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि गेंद को रोकने के लिए वो कम बल लगाना पड़ता है, इसलिए बॉलर बॉल को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, प्रश्न यही आता है कि कभी कभी बॉलर जो कैच पकड़ने वाला है बॉल को पकड़ के अपनी तरफ पीछे की ओर खींचता है ताकि समय अधिक हो जाए और उस पर लगने वाला बल कम हो जाए। अगला चीज़ आता है संवेग। गति में द्रव्यमान को ही संवेग कहते हैं। संवेग बराबर P बराबर क्या होता है? m इंटू वी। P संवेग है, m द्रव्यमान और v इसका वस्तु का वेग होता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अतः द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को संवेग कहते हैं और संवेग एक सदिश राशि होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के क्या होता है? बराबर होता है। अब किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर बल की दिशा में लगने वाले असंतुलित बल के क्या होता है? बराबर या समानुपाती होता है। फिर जितना बल लगाऊंगा उतनी ही दूर वस्तु जाएगी। तो माना आरंभिक संवेग P1 है, P1 बराबर mu, ठीक है, और अंतिम वेग क्या है? P2 बराबर क्या है? mv। प्रारंभिक u और अंतिम v। संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1, तो mv माइनस mu। तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर क्या आएगा? m इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। तो k क्या है? एक स्थिरांक है, बल बराबर k इंटू एम ओवर टी। तो बल बराबर क्या होगा? k m। k क्या है? एक अनुपातिक स्थिरांक है। अब तीसरा नियम आता है न्यूटन का, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम सामने वाले को जितना धक्का देते हैं उतना ही बल हम पे लगता है। यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम, अर्थात प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसके उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं कि उदाहरण कौन कौन से। जैसे हम चलते हैं तो जब चलते समय हम ज़मीन पर जितना बल लगाते हैं ज़मीन हम पर उतना बल लगाती है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। नहीं तो दलदल या पानी में हम नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नहीं देता। तो पीछे क्यों हटती है? क्योंकि जितना गोला तेजी आगे से फेंकता है उतना ही धक्का उसे वो पीछे की ओर देता है, जिसके कारण तो पीछे की ओर हट जाती है। हवाई जेट, ईंधन, रॉकेट उड़ते कैसे? ये भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जितने गति से उसमें रखे हुए ईंधन जलते हैं, जलकर वो जितना दबाव पीछे की ओर लगाते हैं उतना ही बल
आगे की ओर लगता है संवेग संरक्षण के अनुसार और वो आगे जाता है। ठीक है। फायरमैन पानी तेजी की धारा निर्देश करता है, तब वह पाइप काफ़ी मजबूती से पकड़ता है, क्योंकि पानी जितनी दिशा से आगे जाएगी उतना ही धक्का वो पीछे की ओर भी देता है। तो ये दैनिक जीवन में होने वाले क्या है, प्रयोग हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम के। अब आता है संवेग संरक्षण का नियम, कि जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे पर कार्य करती है तो उसका कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं होता, उनका कुल संवेग स्थिर रहता है। इसी को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। दो वस्तु, ठीक, संवेग को कभी नहीं बनाया जा सकता और ना ही कभी नष्ट किया जाता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, उसी के नियम पर डिपेंड करता है। माना कि कोई वस्तु जिनका द्रव्यमान m1 और mb है, इसकी प्रारंभिक वेग uA और ub है और उनका अंतिम वेग va और vb है। तो अब गेंद A का संवेग में परिवर्तित है, F बराबर कितना आएगा, m है, va माइनस ua अपॉन टी। उसी तरीका B के संवेग में परिवर्तन कितना आएगा, मतलब FBA यानी B के द्वारा A पर लगाया गया बल। तो तृतीय नियम के अनुसार हर क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया। तो टकराने के पश्चात दोनों वस्तुओं का बल क्या होगा, बराबर होगा। अतः FAB यानी दूसरे द्वारा पहले पे लगाया गया बल और दूसरा FBA बराबर A द्वारा B पर लगाया गया बल। तो इसे सुलझाने के लिए हम दोनों समीकरण को बराबर लिखते हैं। अब MA MB टक्कर कुल संवेग है, तो दोनों के टकराने के पश्चात दोनों का संवेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है। तो दोनों का संवेग अगर बराबर है तो जब वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है तो वस्तु टकराने से पहले संवेगों के कुल योग टक्कर के बाद संवेगों के कुल योग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी टकराने से पहले के योग के बराबर हो जाता है टकराने के योग के बराबर। तो इस तरीके से हम ये बल कार्य करते हैं। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अब आता है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, तीर कमान तीर को जितना तेजी से खींचता है उतनी आगे तीर जाती है, गाड़ी को जितना एक्सीलरेटर दोगे उतनी ही गति तेजी से गति करता है। तो ऐसा क्यों, आखिर ऊर्जा है क्या। तीर तेजी से जा रही है, नदी पहाड़, तो निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर है। ऊर्जा कार्य करने की शक्ति को ही क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा के द्वारा ही बड़ा सा बड़ा काम भी हो सकता है। तीर को जितने बल से खींचेंगे उतनी तेजी से वो आगे गति करेगा। तो अर्थात ऊर्जा संरक्षण का नियम यह बताता है कि ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ऊर्जा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। न्यूटन ने ये देखा कि बॉल, ठीक है, आसमान की तरफ फेंको तो वो नीचे की तरफ गिरता है, तो उस पर लगता है क्या, गुरुत्वाकर्षण, और उनका द्रव्यमान कितना होता है, m, और वो कितनी ऊंचाई से गिरा, h। तो इसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, mgh, जहाँ गतिज ऊर्जा क्या थी, 0, क्योंकि वस्तु जब स्थिर है तो प्रारंभ में गेंद की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, 0। वस्तु को गति करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वही उसकी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा तो स्थिर रहेगी, तो गेंद की कुल ऊर्जा mgh मान सकते हैं। m उसका द्रव्यमान, ठीक है। ये बॉल हम ऊपर से फेंकते हैं और वो आसमान से नीचे की ओर गिरना शुरू करता है, तो वो जब गतिशील अवस्था में रहती है तो उसमें गतिज ऊर्जा लगेगी, ठीक। तो क्या गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। m उसका द्रव्यमान,
v उसका वेग। स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है, लेकिन गेंद जब नीचे आकर रुक जाएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो ये mgh तीनों का संबंध रहता है, तीनों की अलग अलग गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर कुल देखें तो कुल स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा कांस्टेंट होता है, ठीक है, दोनों के योग के वो बराबर होता है। जब गतिशील रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा यंत्र भी चलाया जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा में कमी की मात्रा गतिज ऊर्जा में वृद्धि की मात्रा के क्या होता है, बराबर होता है। दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो mgh होना, ठीक है, बहुत आवश्यक है। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब आप सोचेंगे कि बॉल अपने आप नीचे क्यों गिर रही है। हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, तो कैसे? तो वो उसके द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर करता है। किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो एक तो वो भार जितना होगा, तो जैसे कि 10 किलोग्राम भार है और उसका ऊंचाई 5 मीटर है और गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है जी का मान। तो इस प्रकार अगर इसमें ऐसा क्रिया हो रही तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये कुल यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा लगी, उसका हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा mgh, तो तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500 जूल आएगा। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। यहाँ पर जूल का मान 0 आएगा अगर उसका वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा, ठीक। तो अर्थात इसे गणितीय रूप में भी हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितना आया, 500 जूल आएगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा में हमने उसे करके देखा है प्रयोग के द्वारा। स्थितिज ऊर्जा का मान 500 और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान 0। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके कार्य पर निर्भर करता है। उसकी ऊंचाई 0 हो तो भी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और उसका द्रव्यमान भी रहेगा। भाई ज़मीन पे रखने से क्या उसका भार कम हो जाएगा, नहीं। तो स्थितिज ऊर्जा में 10 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का किसी भी के साथ इंटू होता है तो उसका क्या हो जाता है, मान 0 हो जाता है, ठीक। गतिज ऊर्जा ½ mv², काइनेटिक एनर्जी के ई का मतलब होता है। और हम जानते हैं कि v² माइनस u² बराबर 2s, गति का नियम मैंने आपको पिछले अध्याय में समझाया था। यहाँ u 0 है, इसीलिए v² बराबर क्या आएगा, 2as। 2 इंटू 10 इंटू एस, ए त्वरण, एस विस्थापन, टोटल 100 मीटर प्रति सेकंड क्यूब स्क्वायर में आएगा वो। काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वो भी ½ mv² में आएगा। तो काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा भी 500 जूल के बराबर होती है और यांत्रिक ऊर्जा 0, 500 जूल हो जाता है। मैंने पहले बताया जूल किसका मात्रक है, यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। ऊंचाई 500 यांत्रिक ऊर्जा होगा तो ऊंचाई को अगर कम कर दूं तो भी यांत्रिक ऊर्जा 500 ही जूल होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आता है संतुलित बल और असंतुलित बल। जी हाँ, मैंने इससे पहले आपको कहा था कि संतुलित और असंतुलित बल के भी बारे में जानेंगे। तो वस्तु स्थिर है, विरामावस्था में है, ठीक। तो गैलीलियो गैलिक, आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। जैसे एक फुटबॉलर में जो गोलर रहता है, ठीक है, गोलची जो रहता है, जो बॉल को पकड़ने वाला रहता है, वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पकड़ता है, परफेक्ट टाइम पे मारता है, ठीक है।
एक समय वस्तु को गतिशील बना देता है और दूसरे समय उसे पकड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पकड़ते रखता है। तो वस्तु पर लगने वाला यह प्रयास जो उसकी गति की अवस्था या विरामावस्था को क्या कर देता है, बदल देता है। पहले वस्तु स्थिर रहती है गतिशील, और बाद में गतिशील रहता है उसे स्थिर कर देता है। तो बल का वेग, परिमाण और गति की दिशा को बदल देता है। तो यह एक वस्तु का आकार और उसकी आकृति को भी बदल सकता है। संतुलित और असंतुलित बल, इसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, जैसे एक टेबल पर, ठीक है, कुछ वस्तु रखी हुई है, ठीक, और इस पर दो बल लगेंगे और दोनों एक दूसरे के विपरीत और क्या करेंगे, समान रहेंगे। रस्सी से बंधी और दोनों को अलग अलग तरफ से खींचा जाए तो दोनों के बल अगर बराबर है तो क्या होगा, क्या वस्तु एक साइड जाएगी या दूसरी साइड जाएगी। और एक अवस्था ऐसे आती है कि ना वो एक तरफ जाती है ना दूसरी तरफ जाती है। दोनों तरफ लगने वाले बल बराबर होने के कारण वस्तु जहाँ थी वहीं पर स्थिर हो जाती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम संतुलित बल, ठीक। तो धागे में आपने देखा कि चीज़ तो बंधी हुई है वस्तु, और लगाया गया बल से क्या हो सकता है, अगर दोनों तरफ बल बराबर है तो वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परंतु वस्तु में अगर दोनों बल बराबर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिणामी बल क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बल बराबर और निरस्त कर देते हैं। परंतु अगर संतुलित बल की बात करूं तो ये संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल का मतलब क्या हो सकता है, संतुलित बल मतलब क्या, संतुलित बल कहने का अर्थ हुआ कि दो बल जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगाया जाता है और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिससे वस्तु नहीं खिसक सकता, उसे संतुलित बल कहते हैं। अब संतुलित बल की स्थिति परिवर्तन ना होना ये एक बाह्य कारक होता है। दूसरा, अगर दोनों बल लग रहे हैं और वस्तु एक तरफ स्थानांतरित हो रही है, अपनी स्थान में परिवर्तन कर रही, मतलब एक तरफ बल अधिक लग रहा है दूसरी तरफ बल कम लग रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो होगी असंतुलित बल की दिशा, ठीक। अब असंतुलित बल कैसे होता है, उसके लिए फिर एक प्रयोग करते हैं। एक बड़ी सी कार आप लोगों के सामने रखी हुई, आप उसे अकेले धक्का दे रहे हो, क्या वो आगे बढ़ेगी, लगता है आपको आगे बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, बल लगा के देखिए, नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। उसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है, उसका बल अधिक है कार का और हमारा बल कम है, और वो घर्षण होता है और घर्षण चक्के पे रहता है, जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो उस घर्षण में लगने वाला बल हमारे द्वारा लगाए गए बल के क्या है, अधिक है, जिसके कारण उस गाड़ी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर दो व्यक्ति आसानी से उसे लगाते हैं बल, तो एक और व्यक्ति आया और दोनों मिलकर एक साथ अगर बल लगाते हैं तो क्या होगा, कार पीछे हट जाती है, मतलब उसमें असंतुलित बल। तो किसी भी वस्तु को गतिशील करना या उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें वस्तु पर असंतुलित बल का प्रयोग करते हैं, जिससे वस्तु गतिशीलता को बनाए रखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार सिंपल और सामान्यतः चले जा रही है, ठीक है। अब सभी बल संतुलित हो या असंतुलित हो, परिणामी बाह्य बल संतुलन की अवस्था में शून्य होता है, लेकिन वस्तु अगर गतिशील है तो उस पर लगाए गए बल के क्या होता है, अधिक मान होता है। मतलब भाई जितना बल लगाएंगे उतना तो गतिशील होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे गति के बल का नियम होता है कि किस प्रकार से वस्तु गतिशील होती है। तो ये चीज़ें आज मैंने आप लोगों को बताया। अब संतुलित और असंतुलित बल, ठीक है, असंतुलित बल वस्तु की गति या दिशा या चाल को बदल देती है। अब हम पढ़ेंगे गृह कार्यों के बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न यही है कि बल किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है।
तो आपको बल की परिभाषा लिखना है कि जैसे कि बल एक बाह्य कारक है, ठीक है, और जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो जब भी हम किसी वस्तु पर असंतुलित बाह्य बल लगाते हैं, वस्तु स्थिर है तो गति अवस्था में हो जाएगी और गति है तो स्थिर अवस्था में हो जाएगी। जैसे एक बेंच पर बुक रखी हुई है, वो रखी रहेगी, लेकिन अगर उसे उठाकर मैं कहीं दूसरी जगह रखता हूँ तो मैंने बल लगाया तो दूसरी जगह पर रह गया वो, ठीक है। एक बॉल घूम रही उसे पकड़ने से क्या घूमने लगेगी? नहीं, उसे पकड़ने के बाद वो रुक जाएगी। तो इस प्रकार से ये पहला क्या हुआ, बल, और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन है बल का मात्रक। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है और कोशिश करें कि इसका चित्र भी एक बना दें, ठीक है, जैसे मैंने इस वीडियोज़ में चित्र दिया है उसी प्रकार से। दूसरा प्रश्न है, संतुलित और असंतुलित बल किसे कहते हैं? जी हाँ, अगर एक कार है, उसे एक व्यक्ति धक्का देता है तो कार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, कार अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है। लेकिन उसी कार को दो व्यक्ति धक्का देते हैं, धकेलते हैं, तो फिर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। कहने का अर्थ यही हुआ। तो आपको बताना है कि संतुलित और असंतुलित बल किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से दैनिक जीवन में उपयोगी होता है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। न्यूटन की गति के तीनों नियमों को समझाना है कि न्यूटन की गति, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। पहला, ठीक है, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी और यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा, कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी स्थिति में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। हम वस्तु पर जितना बल लगाते हैं उसकी स्थिति में उतना ही ज़्यादा क्या होते जाता है, परिवर्तन होते चले जाता है। तीसरा, हर क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। मतलब हम क्रिया, अगर हम बॉल पे धक्का देते हैं तो बॉल हमारे ऊपर धक्का देती है, ठीक है, इसीलिए हम ज़मीन पर चल पाते हैं और दलदल पर नहीं चल पाते। तो इसका कारण यही था और इन तीनों कारणों को आपको उदाहरण सहित बताना है। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको इसके पीछे उदाहरण भी स्पष्ट रूप से सही मिलेगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, जी हाँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी को समझ में आया होगा और आज का होमवर्क लिखने के बाद, ठीक है, मुझे शाम तक व्हाट्सएप कर देवे। तो आज के बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।